गुड मॉर्निंग। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मर पे चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी कर लिया, सर्किट मॉडल, फेजर डायग्राम, नो लोड का पढ़ लिया है। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं एट द लोड कंडीशन पे व्हाट इज़ द सर्किट मॉडल एंड व्हाट इज़ द फेजर डायग्राम। एंड जहाँ पर लोड कंडीशन पे सर्किट मॉडल एंड फेजर डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, फिर हम लोगों को सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसा परफॉर्मेंस होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ओके, सपोज करो आपका ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर पे लोड आ गया एंड दिस वन इज़ अ एसी लोड। तो एसी लोड में आपको ट्रांसफार्मर पे लोड के साथ साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लोड। एंड द फर्स्ट हम लोग एज्यूम करते हैं कि द नेचर ऑफ लोड इज़ द इंडक्टिव वन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव लोड को एज्यूम करते हैं कि नेचर ऑफ लोड आपका इंडक्टिव है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यूनिटी पीएफ एंड लीडिंग नेचर के भी लोड का एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला लोड का नेचर हम लोग लेके चलते हैं, ये लैग है, क्योंकि 99% द नेचर ऑफ लोड इज़ अ लैग वन ऑन द ट्रांसफार्मर। तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर को लोड आ गया। द प्राइमरी पैरामीटर इज गिवन बाय द V1 और जो EMF इंड्यूस हुआ है दिस वन इज गिवन बाय द E1 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज N1 सेम एज फॉर द सेकेंड कॉइल या सेकेंडरी के लिए नंबर ऑफ टर्न्स सपोज करो N2 है एंड EMF इंड्यूस इज E2 है एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज गिवन बाय द V2। ओके, नाउ द ट्रांसफार्मर having two parts, one is the core parts and second is the coil parts या winding parts। तो coil provides the magnetic loading and coil provide the electrical loading on the transformer। क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक बॉडी है, स्टैटिक बॉडी के ऊपर दो ही लोड है, एक आपका मैग्नेटिक लोड है एंड दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल लोड है। यहाँ मैकेनिकल लोड नहीं है। तो रिमेंबर द पॉइंट, यहाँ पे दो लोड है तो इसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक मैग्नेटिक पैरामीटर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, दूसरा आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक पैरामीटर्स दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स। तो फ्लक्स इज द प्रोपोर्शनल पैरामीटर ऑफ द वोल्टेज, देयरफॉर द कोर पैरामीटर इज द पैरेलल वन। जबकि जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है दिस वन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ लोड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द लोड। तो देयरफॉर यहाँ पे आपका इंडक्टेंस भी होगा एंड रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि करंट है तो करंट का विरोध करने के लिए रेजिस्टेंस पैरामीटर होंगे एंड इंडक्टेंस का पैरामीटर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आप यूज़ कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो देयरफॉर यहाँ पे आपका इंडक्टेंस भी होगा। ओके, एंड जब तक इन सब का आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तब तक इस सर्किट मॉडल भी नहीं बना पाओगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाओगे कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा और फिर वहाँ से क्या क्या पैरामीटर सब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ने स्टडी कर लिया था, अब कोर पैरामीटर को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। एंड दिस वन इज़ द एडी करंट पैरामीटर एंड दिस वन इज़ द हिस्टेरिसिस पैरामीटर। एंड यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही थी दिस वन इज़ I0 नो लोड करंट हमने माना था। एंड काउंटर MF के लिए जो करंट था प्राइमरी साइड I1 डैश था एंड सेकेंडरी साइड I2 करंट था। द पर्पस ऑफ I0 या नो लोड करंट टू मैनेज द losses along with the
प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स। ठीक है, तो आई नॉट का दो काम है, जो भी आपका कोर लॉस है उसको मैनेज करे, उसके साथ साथ देयर आर सम अमाउंट्स फॉर द एमएमएफ वैल्यू, और उस एमएमएफ से हम लोग फ्लक्स पैदा करेंगे द ट्रांसफार्मर। ठीक है, जैसे करंट को फ्लो कराने के लिए ईएमएफ की ज़रूरत होती है, वैसे ही फ्लक्स फ्लो कराने के लिए हमें एमएमएफ की ज़रूरत होती है। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता है, बट फ्लक्स फ्लो नहीं होता, केवल उसको इमेजिन किया जाता है। ऑलवेज इसको रिमेंबर रखिएगा कि फ्लक्स मूव नहीं करता है, इमेजिन किया जाता है कि फ्लक्स मूव कर रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास स्टडी करना है कि जैसे आई नॉट आया और आपने यहाँ पे फ्लक्स पैदा किया, वही फ्लक्स फाई एम मैक्स वैल्यू का कन्फाइंड होगा फ्रॉम द प्राइमरी फ्लक्स एंड द सेकेंडरी फ्लक्स। इन जैसे आई वन डैश आया तो प्राइमरी साइड का आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स N1 था, तो दिस वन इज द एमएमएफ ऑफ द फर्स्ट कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल का एमएमएफ है, एंड I2 N2 इज द एमएमएफ ऑफ द सेकेंड कॉइल। दिस वन इज द एमएमएफ ऑफ द सेकेंड कॉइल है। एंड फॉर द एनर्जी ऑब्लिक पावर ट्रांसफर, I1 डैश N1 must be balance या counter of the N2 I2. ओके, तो N1 I1 dash and I2 N2 dash, this one is a counter MMF, this one is a counter MMF. and remember the point, जो आपका I1 dash N1 से जो फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है, जो भी फ्लक्स पैदा होगा, दिस वन इज अ बैलेंस बाय द सेकेंड कॉइल एमएमएफ। तो फाई पीसी प्राइमरी फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर is balanced by the secondary coil का flux. Okay, and these fluxes depends on the amount of load. जैसे जैसे लोड घटेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके मैग्नीट्यूड भी चेंजेस होंगे। करंट बढ़ेगा भी तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, बट बोथ आर बैलेंस टू द ईच अदर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कांस्टेंट पावर या एनर्जी। तो दिस वन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफर एक्शन यही है कि जब लोड इस पे आएगा तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का जो काउंटर होगा ये बैलेंस होना चाहिए, और तभी जाके कांस्टेंट पावर या एनर्जी प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, तो नाउ वन पॉइंट यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है कि जब लोड आ रहा तो एक फ्लक्स और पैदा हो रहा, और ये फ्लक्स से आपका इंडक्टेंस आएगा, और इस इंडक्टेंस को बोला जाएगा दिस वन इज लीकेज रिएक्टेंस। तो लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ लोड। अगर आपका लोड चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग लीकेज रिएक्टेंस घटेगा बढ़ेगा। सबसे पहले इंडक्टेंस आएगा, इंडक्टेंस आने के बाद लीकेज रिएक्टेंस आएगा। दिस वन इज गिवन बाय द 2 पाई एफ एल, और एल इज़ अगेन गिवन बाय द साई अपॉन आई। ठीक है, तो लीकेज जो होगा ये चेंज होगा, बट जो आपका कपलिंग फ्लक्स होगा ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो प्राइमरी कॉइल में भी लीकेज रिएक्टेंस होगा या लीकेज इंडक्टेंस होगा, उसके साथ साथ सेकेंडरी कॉइल में भी लीकेज रिएक्टेंस होगा और लीकेज इंडक्टेंस होगा। ओके, तो
जब ये सब हमारे सामने आ गए, उसके अलावा बाइंडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाइंडिंग जिसमें सर्टेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी होगा। तो अगर इनके पैरामीटर को दिखाएंगे तभी जाके हमारा सर्किट बन पाएगा, उसके बाद फेज़र बन पाएगा। दैट्स मीन नेक्स्ट अगर सर्किट हम इसको ड्रॉ करें तो जस्ट वॉच ऑन द मॉडल। तो मॉडल में देखो आपको दिखाई देगा, अब उस बाइंडिंग के जो पैरामीटर होंगे, दिस वन इज़ अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस हो गए, उनको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सपोज करो दिस वन इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज़ अ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, and this one is the core component, and core component, this one is the eddy current component, and this one is the hysteresis component, and the current passes from the core is given by the I naught, and I naught remain the constant, does not dependent on the amount of load, and this one is a winding, and winding के पैरामीटर्स को हम लोगों ने बाहर ले जाके शो कर दिया है कि उसके बाइंडिंग के जो पैरामीटर है वो R है एंड X है, और रिप्रेजेंटेड इन द सर्किट एज इन फिगर। तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये आपके पास लोड है, और लोड का नेचर ऑलरेडी हमने मान लिया कि दिस वन इज़ अ लैगिंग नेचर, लैगिंग पीएफ का ये आपका लोड है। दिस वन इज़ अ R2, दिस वन इज़ अ X2, एंड द करंट पासेस फ्रॉम द सेकेंडरी इज I2, द वोल्टेज अक्रॉस द बाइंडिंग इज E2 या इंड्यूस्ड वोल्टेज इज E2, एंड द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांसफॉर्मर या लोड टर्मिनल इज गिवन बाय द V2, एंड EMF इंड्यूस इन द प्राइमरी इज E1। ठीक है, दिस वन इज़ अ काउंटर बैलेंस करंट I1 डैश, and the total current is given by the I, and the supply voltage across the primary winding is given by the V1। तो अब देखो ये आपके पास सर्किट मॉडल है। अब इसका अगर आपको बोला जाए कि आप इसका फेज़र बनाइए, और जब तक फेज़र आप नहीं बनाओगे तब तक आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, R1 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग या फर्स्ट कॉइल या फर्स्ट वाइंडिंग, and X1 is the leakage reactance of first coil या binding, R2 is the resistance of second winding, and X2 is the leakage reactance of second coil। okay, any confusion? तो X2 is the leakage reactance of the second coil। now phasor बनाना है। phasor is the magnitude and phase angle representation of the electrical parameters। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को हमें फेज़र डायग्राम में दिखाना है, और फेज़र डायग्राम में जब दिखाएंगे सबकी सब चीज़ें हमें एकदम ईजिली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स मान लेते हैं I1 नियरली या इक्वल टू द I1 डैश। ओके, तो लेट अस सी अप्लाई द KVL इन द फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं सेम एज KVL इन द सेकंड लूप। तो ध्यान से देखना, V1 KVL इन लूप फर्स्ट। तो यहाँ आपको दिखाई देगा V1 इज गिवन बाई द I1 R1 प्लस J X1 I1 प्लस E1। The phasor sum of the V1 is given by the resistive drop plus inductive drop
प्लस EMF इंड्यूस्ड इन द बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट कॉइल का। सेम एज फॉर द सेकेंड लूप KVL इन लूप टू में या सेकेंड कॉइल में अगर हम KVL लगाएं तो KVL दैट मीन इज अ सोर्स इज इक्वल टू ड्रॉप। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा E2 फेजर इज इक्वल टू द R2 I2 फेजर प्लस J I2 X2 फेजर प्लस V2। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे आपको, क्योंकि KVL लगा है। KVL कहता है सोर्स बराबर ड्रॉप्स। देखो आपके पास जब वोल्टेज इक्वेशन आ गए तो वोल्टेज इक्वेशन आने के बाद इनका फेज़र डायग्राम बनाना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। और जब तक हमारे पास फेज़र डायग्राम नहीं रहे, जब तक हमारे पास वोल्टेज इक्वेशंस नहीं रहेगा, तब तक हम उसका फेज़र डायग्राम बहुत सिंपल एंड एक्यूरेसी से बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वोल्टेज इक्वेशन आ गए, तो चलते हैं इसका फेज़र डायग्राम बनाते हैं। और फेज़र डायग्राम में ईच एंड एवरी पॉइंट्स हमें वहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या ये शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेज़र डायग्राम अभी हम लैगिंग का बना रहे हैं। फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस आता है, और रेफरेंस किसी भी फेज़र में वही होता है जो सर्किट में कॉमन हो, और यहाँ सर्किट में कॉमन आपका म्यूचुअल फ्लक्स है। तो φm इज़ द रेफरेंस इन द फेज़र डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अगेन रिमेंबर द पॉइंट, हमने यहाँ पे 90 अंश का रोटेशन दिया है। दिस वन इज़ अ रियल एक्सिस है एंड दिस वन इज़ आपका इमेजिनरी है। जबकि आप हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हो तो एक्स एक्सिस आपका रियल होता है और वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी होता है। लेकिन फेज़र डायग्राम भी बनाएंगे तो फेज़र डायग्राम में थोड़ा सा आपका पिक जो होगा बनेगा फेज़र डायग्राम का, वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। देयरफॉर यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन किया गया, 90 अंश का रोटेशन लिया गया है फेज़र डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, जिससे कि जो फेज़र बने वो बहुत ही अच्छा बने। तो देखिए फेज़र आपका जब स्टार्ट होगा फ्रॉम द लोड टू द सोर्स की तरफ आएगा, तो सबसे पहले फेज़र जो बनाना पड़ेगा हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का, सेकंड कॉइल्स का बनाना पड़ेगा। और सेकंड कॉइल का जब फेज़र हम ड्रॉ कर लेंगे, उसी सेकंड को कॉइल को हमें पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि लोड है, पावर या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हमें काउंटर बैलेंस करते हुए प्राइमरी साइड में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि कॉस्केडेड कनेक्शन है, कि प्राइमरी सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ कॉस्केडेड विद द सेकेंडरी। और कॉस्केडिंग तभी हो सकता है, जब आपने पढ़ा है कॉस्केडिंग कनेक्शन तभी हो सकता है जब दोनों सर्किट का फ्रीक्वेंसी सेम हो, उसके साथ साथ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सर्किट, जो फर्स्ट सर्किट है उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो सेकंड सर्किट के इनपुट वोल्टेज के बराबर हो, तभी जाके वो नोड जुड़ सकता है, कॉस्केडेड हो सकता है। अन्यथा कॉस्केडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मे बी द डेड शॉर्ट सर्किट। तो आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा, पोलरिटी तक चेक करनी पड़ेगी। अगर कॉस्केडिंग करना है तो पोलरिटी आपको भी देखनी पड़ेगी। देयरफॉर टेस्टिंग किया जाता है पोलरिटी का, क्योंकि पोलरिटी अगर हमें नहीं पता है तो हम कॉस्केडिंग भी नहीं कर सकते। और कॉस्केडिंग पोलरिटी अगर उल्टा हो गया तो डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कॉस्केडिंग नहीं हो पाएगा, पावर एक सर्किट दूसरे सर्किट में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर ये भी हमें रिमेंबर करना है कि पोलरिटी भी हमें वॉच करना पड़ेगा। देयरफॉर टेस्टिंग किए जाते हैं ट्रांसफार्मर की पोलरिटी कैसी है, ठीक है, नहीं तो वहीं पर डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे सबसे पहले हम फेज़र डायग्राम में कोर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो φm हो गया, दिस वन इज़ अ म्यूचुअल फ्लक्स। मान लिया N1 नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका वो ज़्यादा है दैन द N2, तो देयरफॉर आपको रिमेंबर द पॉइंट हमेशा के लिए याद करना होगा कि E1 बड़ा होगा E2 से, क्योंकि जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा वो आपका हाई वोल्टेज का हो गया, जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है वो लो वोल्टेज का हो गया। ठीक है, तो E1 बड़ा हो जाएगा, E2 छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो देखो अब आपने देखा था जब वोल्टेज इक्वेशन हम स्टडी कर रहे थे तो E और फाई के बीच में 90 अंश का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट था, और जो EMF इंड्यूस हो रहा था वो फाई से 90 अंश पश्चगामी था। तो देखो हम उसको दिखा भी दे रहे हैं कि फाई इज़ गिवन बाय द φm sin ओमेगा t। आपने टाइम वेरिंग फ्लक्स लिया था,
क्योंकि करंट भी टाइम वेरिंग है, देयरफॉर आपका फ्लक्स भी टाइम वेरिंग होगा। तो फाई इज गिवन बाय द फाई एम साइन ओमेगा टी। तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय द ईएम साइन ओमेगा टी माइनस 90, 10 में 90 अंश पश्चगामी होगा आपका फाई से, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे E1 हो गया एंड सेम आपका E2 हो जाएगा, क्योंकि E1 बड़ा है तो उसका फेजर लेंथ ज़्यादा होगा, E2 छोटा है तो उसका फेजर लेंथ कम होगा। एनी डाउट? आफ्टर दैट आपको पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द R2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द X2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द R1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द X1। देखो ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग से ही सब पता चल जाता है कि R2 का वैल्यू कितना है, X2 का वैल्यू कितना है, कि सेकंड कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, वहाँ का लीकेज रिएक्टेंस कितना है, ऐसे प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है और वहाँ का लीकेज रिएक्टेंस कितना है, ठीक है। तो जो भी हम फेज़र बना रहे हैं फुल लोड पे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो फुल लोड पे सब वैल्यू हमें टेस्टिंग से ही पता चल जाता है। जिस समय हमारा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होता है और उस लैब में बनना टेस्ट होता है, तो उसी समय हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगा, φ2 मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द φ2, एंड φ2 इज़ गिवन बाय द tan इनवर्स x2 अपॉन r2, ये मिल जाएगा। सेम एज हमें φ1 मिल जाएगा, दिस वन इज़ गिवन बाय द tan इनवर्स x1 अपॉन r1। ओके, तो नाउ द हिस्टेरिसिस एंगल भी हमें पहले से दिया गया है कि व्हाट इज़ द हिस्टेरिसिस एंगल, एंड नो लोड करंट पता है। दिस वन मे बी द 2%, मे बी द 3%, मे बी द 4% ऑफ द फुल लोड करंट, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर और कैसा आपने मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया है। तो दिस वन इज़ अ नो लोड करंट and represented by the I naught, and this one is a hysteresis angle। hysteresis angle वह एंगल है जो बताता है हाउ मच इज द B lag from the H, हाउ मच B lag from the H, ठीक है। तो B से कितना B कितना H से लैग है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हिस्टेरिसिस एंगल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर देगा इसको, ये एंगल कम से कम, जितना एंगल हिस्टेरिसिस एंगल कम से कम होगा उतना ही कोर का परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, लॉस कम से कम होगा, ठीक है। तो I नॉट भी आपके पास है, अल्फ़ा भी आपके पास है, तो E2 आ गया। देन हाउ मच इज़ द टर्मिनल वोल्टेज V2 लैग फ्रॉम द E2। V2 E2 से लैग करेगा, फेज़र ऑलवेज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पैरामीटर पहले वाले पैरामीटर से पीछे होगा वो कहा जाएगा पीछे है, लैग है, और जो आगे होगा उसको बोला जाएगा वो लीड कर रहा। ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट, फेज़र ऑलवेज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, फेज़र ऑलवेज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लिया दिस वन इज़ अ φ2 एंगल लैग है, ठीक है। φ2 एंगल लैग फ्रॉम द वोल्टेज इक्वेशन। देखो वोल्टेज इक्वेशन में आपका दिखाई दे रहा होगा E2 और V2 के बीच में रेजिस्टेंस भी इंडक्टेंस भी, इंडक्टेंस है तो लैग करेगा, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है सब, ठीक है। तो लैग कर गया और कितना एंगल लैग किया, और φ2 एंगल लैग किया, और कैसे निकाला जाएगा, दिस वन इज़ अ पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से कि φ2 इज़ गिवन बाय द tan इनवर्स x2 अपॉन r2 से कैलकुलेट हो जाएगा ये। देन आपने कहा कि लोड आपका जो है वह लैगिंग नेचर का है, तो 100% है, जो करंट होगा वो वोल्टेज से लैग करेगा। मान लिया दिस वन इज़ अ I2 करंट एंड दिस वन लैग कर रहा है, कितना एंगल लैग कर रहा है, दिस वन इज़ अ φL, दिस वन इज़ गिवन बाय द लोड पावर फैक्टर एंगल, φL इज़ द लोड PF एंगल। तो जब बताया गया कि आपका लोड इतना लैगिंग का है कि 80 अंश 60 अंश जितना भी लैग का है, जिसमें इतना लैग है, तो V2 से I2 उतना पीछे हो जाएगा, लैग करेगा, क्योंकि लोड का नेचर आपने कहा लैगिंग है, तो लैग है तो पश्चगामी 10 मिनट पीछे हो जाएगा, तो ये भी सही है। नाउ दिस वन इज अ V2 I2 E2 आ गया। अब हमें
एक क्लोज लूप बनाना है, क्योंकि सेकेंडरी आपका क्लोज लूप है एज अ लोड कंडीशन में, तो फेजर डायग्राम में भी दिखना चाहिए। दैट्स मीन V2 एंड E2 का जो सर्किट है वो क्लोज लूप में होना चाहिए। ओके, तो क्लोज लूप में होना चाहिए, तो वोल्टेज इक्वेशन के पास फिर से हमें चलना पड़ेगा। तो वोल्टेज इक्वेशन कहता है कि E2 इज़ गिवन बाई द I1 R1 प्लस जे दैट्स मीन 90 अंश का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि जो I2 R2 है दिस वन इज अलोंग द करंट होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टिव होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, तो करंट के डायरेक्शन में होगा, दैट्स मीन दिस वन इज इन दिस डायरेक्शन। करंट ये है, करंट से ये पैरेलल में हो जाएगा, तो दिस वन इज I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप। और फिर जे है, जे 10 अंश अग्रगामी, और ये यहाँ से मिलते हुए 90 अंश मिलते हुए ये E2 से मिल जाएगा, एंड दिस वन इज गिवन बाई द प्लस जे I2 X2। तो देखो क्लोज लूप बन गया, V2 एंड I2 R2 एंड JX2 ये तीनों मिलके आपका क्लोज लूप बना लिए, ठीक है। और यहाँ KVL आप लगाओ तो KVL यहाँ पे फॉलो अप होगा, ठीक है। तो ये सेकंड सर्किट या सेकेंडरी वाइंडिंग का आपका फेजर बन गया। ऑलवेज याद रखिएगा V2 E2 से कितना लैग किया, दिस वन इज गिवन बाय द phi2। ओके, एंड I2 R2 ये रजिस्टिव है ड्रॉप, तो रजिस्टिव ड्रॉप वोल्टेज करंट के डायरेक्शन में होगा, तो रजिस्टिव ड्रॉप अगर करंट के डायरेक्शन में है तो वो करंट के पैरेलल में हमने ले लिया है। देन I2 X2 जो इंडक्टिव वोल्टेज होता है वो करंट से 90 अंश लीड करता है, तो दिस वन इज़ अगर आप देखोगे तो थोड़ा केयर करिएगा, तो देखो ये हमने डॉटेड लाइन से रेड कलर से दिखाया, ये एंगल दैट्स मीन सपोज करिए कि 90 अंश है, ठीक है, 90 अंश ये लीड कर गया। ओके, नाउ अब देखिए आपको काउंटर बैलेंस करना है, दैट्स मीन जो सेकेंडरी में डिमांड हो रहा है ये प्राइमरी से बैलेंस किया जा रहा है, और प्राइमरी जो डिमांड कर रहा है वो बस बार से करेगा, और बस बार आपका इनफाइनाइट बस बार से करेगा, इनफाइनाइट बस बार सोर्स दैट्स मीन जनरेटिंग स्टेशन से करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमें काउंटर एमएफ करना है, दैट्स मीन जितना भी सेकेंडरी का डिमांड है वो प्राइमरी फुलफ़िल करेगा, ठीक है। और प्राइमरी किस किस तरह फुलफ़िल करेगा उसको देखने के लिए हमें काउंटर करना पड़ेगा। तो देखो I2 को मैं काउंट कर रहा हूँ प्राइमरी साइड में, वेट फॉर 1 मिनट्स। एनी कन्फ्यूज़न? किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो क्वेश्चन पुट कर दे। मोहित मिश्रा, एनी क्वेश्चन? प्रदीप कुमार, एनी कन्फ्यूज़न? शिवम अस्थाना, एनी क्वेश्चन? मांडवी सिंह, गुड मॉर्निंग। संजय मौर्य, गुड मॉर्निंग। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, 2 मिनट का ब्रेक है। हेलो, तो सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट अब हम I2 को रिफर्ड करना चाह रहे हैं, तो याद करो कल आपने रिफर्ड किया था, रिफर्ड करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्केडिंग करना है, कॉस्केडिंग बिना रिफरिंग के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो रिफर्ड करते हैं, E1 को हमने प्राइमरी साइड दिखाना चाहा, प्राइमरी हम ऊपर दिखाना चाह रहे हैं और इमेजनरी नीचे दिखाना सेकेंडरी नीचे दिखाना चाह रहे हैं। तो E1 को मैं 180 अंश रिफर्ड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -E1। ओके, इसमें -E1 हो गया। ओके,
देन I2 को मैं रिफर्ड कर रहा हूँ, तो कल आपने देखा होगा I2 अगर प्राइमरी साइड में रिफर्ड होता है तो दिस वन इज रिटन एज I2 अपॉन K। याद है, कल आपने देखा होगा I2 अपॉन K, जहाँ K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K is given by the transformation ratio, and I2 upon K is balanced by the I1 dash. Okay, any confusion? कोई confusion हो क्लियर करिएगा। नेक्स्ट I2 रिफर्ड हो गया प्राइमरी साइड में, और प्राइमरी साइड में जब रिफर्ड होगा तो I2 अपॉन K होगा, एंड दिस वन इज बेसिकली इक्वल टू द I1 डैश, काउंटर बैलेंस किया जाएगा इसको। सिमोस्थाना इफ E2 ग्रेटर देन E1 तो स्टेप अप है, हाँ सही है, स्टेप अप होगा। तो अभी तो मुझे स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं, हम तो फेजर डायग्राम बना रहे हैं। किसी को आप मान लीजिएगा कि ये बड़ा है वो बड़ा है, तो आप वैसे ही उसका लेंथ कम ज़्यादा कर लीजिएगा। जिसको आप ज़्यादा मानोगे उसका लेंथ ज़्यादा होगा फेजर लेंथ, और जिसका आप कम मानोगे उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से बहुत केयर करना। अब फ्रॉम द सर्किट में देखिए I1 इज इक्वल टू द I0 प्लस I1 डैश, तो फेजर डायग्राम में भी वो दिखना चाहिए। तो दो फेजर डायग्राम में मैं दिखाने के लिए फिर देखो यहाँ से I0 से पैरेलल लाइन हम यहाँ खींचेंगे, क्योंकि दो फोर्सेस या फेजर्स हैं, और इन दोनों का अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो समानांतर चतुर्भुज एक नियम आपने पढ़ा होगा, उसके नियमानुसार तो I1 डैश के अलॉन्ग हमने I0 से एक लाइन खींचा, एंड I0 के पैरेलल में हमने I1 डैश से खींच दिया। इस दोनों ने जहाँ कट किया दिस वन इज इक्विवेलेंट वैल्यू, और इक्विवेलेंट वैल्यू दिस वन इज गिवन बाय द I1। ओके, तो I1 आ गया। I1 इज द फेजर सम ऑफ द I0 एंड I1। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट अब देखो I1 भी आ गया, E1 भी आ गया। अब फिर से फेजर डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है प्राइमरी वाइंडिंग को। तो देखो जो वोल्टेज इक्वेशन था, फिर से अगर हम वहाँ जाएं, वोल्टेज इक्वेशन में जाएं, तो आप देखिए वहाँ से V1 इज इक्वल टू द आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है E1 प्लस I1 R1 प्लस JIX1। तो देखो यहाँ पे सब वैल्यूज़ हैं। अब उन्हीं सब वैल्यूज से हमें इसको क्लोज पाथ बनाना है, क्योंकि प्राइमरी आल्सो है क्लोज पाथ। ठीक, तो ध्यान से देखना, जो वोल्टेज होता है रजिस्टिव वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ से हमने I1 के अलॉन्ग या पैरेलल में I1 R1 ले लिया, जिसमें रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। अगेन जो आपका इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 90 एम्स फ्रॉम द I1, तो 90 एम्स लगभग, देखो 90 एम्स दिख रहा होगा, ये 90 एम्स पे है। 90 एम्स लीड फ्रॉम द करंट, क्योंकि इंडक्टिव वोल्टेज है, इंडक्टिव वोल्टेज करंट से 90 एम्स अग्रगामी होता है, तो 90 एम्स हो गया। तो दिस वन इज JI1X1 हो गया। ठीक, अब इन तीनों को मिला दिया जाए तो दिस वन इज इक्वल टू द V1। इन तीनों को हमने मिला दिया एंड ये तीनों मिल गए, तो ये जो आपका फेजर है दिस वन इज गिवन बाय द V1। ओके, कोई डाउट? दिस वन इज इक्वल टू द V1। द फेजर सम ऑफ E1 I1 R1 and the JI1X1, this one is called the फेजर डायग्राम ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो गया होगा इस फेजर डायग्राम से। ये फेजर ऑफ द क्वाइल या वाइंडिंग फर्स्ट का नाम लेंगे, और ये आपका फेजर सम है क्वाइल सेकंड का, एंड ये आपका है कोर कंपोनेंट। किसी कोई डाउट हो तो आस्क मी। ओके, संदीप यादव, ये लेक्चर 5 क्यों है? क्योंकि 5वां टॉपिक चल रहा, शुरुआत से आप नहीं बैठे होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देख लेना, आपको एक एक स्टेप आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फेज़र है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़र जो ट्रांसफार्मर का होता है यही होता है जब उसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बनाते हैं, क्योंकि लोड का नेचर ऑलवेज लैगिंग होता है, 99% लैगिंग होता है, देयरफॉर हम लैगिंग ही बनाते हैं। अब देखो इस फेज़र से हमें सब कुछ दिख रहा है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप हमसे पूछोगे सर क्या हो रहा है, तो हम इसमें आपको सब कुछ दिखा देंगे कि व्हाट इज़ द हैपनिंग इन द सिस्टम। ठीक है, तो इस फेज़र को लीजिए और सर्किट मॉडल लीजिए, देखो दोनों से हम सब कुछ दिखाना शुरू कर देंगे आपको कि इस सिस्टम में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, कितना लॉस है, क्या है, सब कुछ दिखेगा ना। तो देखो सर्किट मॉडल आपने अभी इसके पहले बनाया था, सर्किट मॉडल को फिर से हमें बनाना पड़ेगा और उसमें आपको हमें दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा। तो देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, हमने क्या किया, कोर कंपोनेंट को शिफ्ट कर लिया है टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने मान लिया है कि जो नो लोड करंट है वो बहुत कम वैल्यू है दैन द फुल लोड करंट के, देयरफॉर हमने उसको शिफ्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में और सोर्स साइड में रख दिया है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यही कहते हैं कि जो कोर लॉस है वो सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, देयरफॉर उसको हमने शिफ्ट कर लिया। तो ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे देखो आपको सब कुछ यहाँ दिख जाएगा कि कैसे कैसे पावर या एनर्जी कपल होता है ट्रांसफार्मर से। दिस वन इज अ आर ई, दिस वन इज अ एक्स ई, दिस वन इज अ V1, दिस वन इज अ I1, दिस वन इज अ I0, दिस वन इज अ I1 dash, this one is a R1, this one is a X1, this one is a E1, this one is a E2, this one is a R2, this one is a X2. The second coil current is given by the I2 and this one is a load, and the voltage across the load terminal is V2. Okay, now तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको सब अब दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत केयर करिएगा कि जो भी पावर या एनर्जी प्राइमरी को आई है या प्राइमरी ने बसबार से लिया है वही सेम डिलीवर करना उसको सेकंड में। लेकिन डिमांड हमेशा डिमांड लोड करेगा, लोड डिमांड करेगा सबसे पहले सेकंड कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर से, तो सेकंड कॉइल उसको देगा, लेकिन सेकंड कॉइल ऑलरेडी एक सोर्स नहीं है, वो डिमांड करेगा E1 से, कहेगा भाई तुम दो, तो E2 और E1 काउंटर MMF से फर्स्ट कॉइल का पावर सेकंड कॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन जैसे ही E1 से वो पावर लेगा, E1 कहेगा मैं खुद सोर्स नहीं हूँ, तो ये क्या करेगा, बसबार से कहेगा भाई मुझे पावर दो, तो बसबार आपका पावर डिलीवर करेगा। सोचो कितनी जल्दी जल्दी से सब कुछ होता है, लोड बार बार वेरी करता रहता है, लोड डिमांड करता रहता है, लेकिन हमारे सिस्टम में सब कुछ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्पीड ऑफ पावर है बहुत ही फास्ट है, इतना तेज़ कोई पावर का डिलीवरी नहीं कर सकता। मैकेनिकल आँख से दिखता है पावर जब जाता है, क्लियर है ना, सबका दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को पावर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है दिखता नहीं है, इसमें वेरी फास्ट स्पीड रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा, सब कुछ बैलेंस हो जाता है, लेकिन कैसे बैलेंस होता है ये आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज़ सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन में पिक्चर बहुत बड़े नहीं बन पाते हैं फेज़र के, नहीं तो उसी से मैं आपको बड़ी सी पिक्चर बन जाती है, तो उसमें सब दिखना शुरू हो जाता है। बट चलो देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे देखना है। तो देखो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट होगा, पावर स्टेजेस भी मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ कोर लॉस हुआ, देन कॉपर लॉस इन फर्स्ट कॉइल, देन कपलिंग पावर, और कपलिंग पावर यहाँ से कपल होते हुए इस साइड में आ गया, ये कपलिंग पावर है, कपलिंग पावर ऑफ फर्स्ट कॉइल कपल्ड फ्रॉम द सेकंड कॉइल। ओके, और जब इससे कपलिंग हुआ उसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉइल में या सेकंड वाइंडिंग में आपका कॉपर लॉस होगा, एंड कॉपर लॉस होने के बाद जो पावर अब बचा वही पावर आपका यूटिलाइज करेगा लोड। दिस वन इज अ पावर यूटिलाइज्ड बाय द लोड। दस में जो ये लोड है उसको जो पावर मिल रहा है, ध्यान से देखिए, जो इनपुट आया है उस इनपुट पावर में आपका दो तरीके के लॉस भी होंगे। जो सर्किट में लॉस हमेशा सर्किट से ही आप देखिए, ठीक है,
तो सर्किट्स में आपको दिखाई देंगे कि आप सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर होगा वो कोर लॉस में जाएगा, कोर लॉस के बाद जो फर्स्ट बाइंडिंग है उसके कॉपर लॉस में जाएगा, उसके बाद ये बाइंडिंग कपल होगा, कैस्केडेड होगा, उसके बाद ये सेकंड कॉइल में पहुंचेगा और सेकंड कॉइल में पहुंचने के बाद सेकंड कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसमें ओहमिक लॉस देगा या कॉपर लॉस देगा। आफ्टर दैट जो पावर मिलेगा और लोड को मिलेगा और लोड इसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। लोड इसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। जिस भी काम के लिए उसको यूटिलाइज करना होगा वह पर्टिकुलर लोड उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, यहीं पे ध्यान देखिएगा कि हाउ द पावर बैलेंस बाय द ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान से देखो, इधर फेजर डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा, फेजर डायग्राम में देखते रहिएगा। यहाँ V1 है, ठीक है, और यहाँ I1 है। इसके बीच का जो एंगल है मान लो मैं थीटा है। ओके, मान लिया हमने वो थीटा है। क्लियर, बहुत केयर करिएगा और सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो पावर आपने लिया, दिस वन इज इक्वल टू द V1 I1 cos थीटा 1, या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1 E1 अपान x1 साइन लैम्डा। और यहाँ पे जो पावर कपल होगा, दिस वन इज अ E1 I1 डैश, दिस वन इज अ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द E1 एंड I1 डैश के बीच का जो कॉस ऑफ एंगल होगा, E1 और I1 डैश के बीच का हमने मान लिया दिस वन इज अ एंगल एंड दिस वन इज अ मान लिया लैम्डा 1 मान ले रहा हूँ। दिस वन या गामा 1 मान लिया। तो अगेन इसमें E1 I1 कॉस गामा 1 हो जाएगा एंड दिस वन इज कपल्ड बाय द सेकंड कॉइल, और सेकंड कॉइल दिखाई दे रहा होगा आपको। E2 और I2 के बीच का जो एंगल है जिसमें फाई L प्लस फाई 2 है, तो दिस वन इज इक्वल टू द E1 E2 I2 एंड कॉस फाई L प्लस फाई 2। ओके, दिस वन कपल्ड पावर, दिस वन इज अ कपल्ड पावर, ये कपलिंग हो गया। और इसी को किताबों में हम लोग इससे भी दिखाते, जो यहाँ लिखा था मैंने, V1 E1 अपान x1 दिस वन साइन लैम्डा 1, प्राइमरी साइड का पावर टू बी कपल्ड बाय द सेकंड कॉइल E2 अपान x2 साइन लैम्डा 2। ये आपका पॉसिबल तभी है जब हम ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लें, अन्यथा ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ न कुछ लॉसेस हो रही हैं, प्रैक्टिकल है, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। ओके ओके, तो देखो यहाँ से दिख रहा। अब देखो आपको ये देखना कि लोड घटने बढ़ने से क्या क्या होता है। तो ये भी आपको फेज़र डायग्राम से ही दिखेगा कि कैसे लोड घटने बढ़ने से क्या क्या होता है। फिर से फेज़र डायग्राम पे आइए और ध्यान से देखना। अब सो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है वो आपका रियल है और जो हॉरिजॉन्टल वो इमेजिनरी है। हमने पहले ही बता दिया था, हमने 90 अंश का यहाँ पे फेस शिफ्टिंग किया है, तो ये इमेजिनरी है और ये वाली एक्सिस आपकी रियल है। ओके, रियल है, बहुत केयर करिएगा, रियल है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नो लोड कोर का कंपोनेंट का भी एनालिसिस मैं अगर करूँ, कोर का कंपोनेंट का एनालिसिस करूँ, तो वहाँ भी देखो रियल पार्ट्स जो आएगा, रियल पार्ट्स ये आएगा और रियल पार्ट्स इज गिवन बाय द I नॉट साइन अल्फा, दिस वन इज अ रियल ऑफ कोर, एंड I नॉट सेकेंड ये आएगा एंड दिस वन इज अ I नॉट कॉस अल्फा, दिस वन इज अ इमेजिनरी ऑफ या रिएक्टिव ऑफ कोर। कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछिएगा, ठीक, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, तो कहीं कन्फ्यूज़न हो तुरंत
पूछिएगा। ओके, तो देखो ये हो गया। और अगर ये करंट्स हैं तो अगर हम यहीं पे वोल्टेज का गुणा कर दें, वोल्टेज का, तो दिस वन इज़ द, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे E1 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ भी E1 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो दिस वन इज़ अ रियल पावर ऑफ कोर एंड दिस वन इज़ अ इमेजिनरी पावर ऑफ लोड। तो देखो अब ये जो कोर में पावर जा रहा है इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हम लोग, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हम लोग, ये लॉस में जा रहा है, उसके साथ साथ ये एमएमएफ पैदा कर रहा, तो दीगर फोर इसको लॉस बोला जाएगा। तो जो लॉस कंपोनेंट है दोनों इसके, एक आपका इमेजिनरी है, दूसरा आपके पास रियल है। तो इमेजिनरी आपका एडी करंट इमेजिनरी आपका हिस्टेरिसिस बोल दिया गया और रियल आपका बोल दिया गया दिस वन इज अ ईडी करंट कंपोनेंट। तो ये दो कोर का एनालिसिस था। आइए फिर अब करते हैं वाइंडिंग का एनालिसिस। तो देखो ये जगह नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बार बार ये सब करेंगे तो आपको और भी चीज़ें विजिबल नहीं हो पाएंगी। तो देखो फिर से हम इसका फेज़र डायग्राम बना रहे हैं, और फेज़र डायग्राम आप अगर एक बार सही से पढ़ लिए तो आपको कभी ट्रांसफॉर्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर हम कोर कंपोनेंट का एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो ये I0 था, ये आपका E2 है, ये आपका E1 है, ये आपका V2 था, करंट इससे लैग हो रहा था, ये I2 था, ये फाई L एंगल है, ये फाई 2 है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट I2 R2 हो गया। देन यहाँ से 90 अंश करंट का डायरेक्शन में आपका इंडक्टिव ड्रॉप JI2X2 हो गया। ओके, ये सेकेंड बाइंडिंग का फेज़र डायग्राम था। देन I2 को हमने रिफर्ड किया प्राइमरी साइड के लिए, तो ये I1 डैश हुआ, या इसी को हम लोग I2 अपान K लिख सकते हैं, दोनों सेम है। इन दोनों का जो फेज़र सम होगा I0 एंड I1 डैश का, दिस वन इक्वल टू द I1 होगा, ये I1 हो गया। फिर प्राइमरी साइड का फेज़र बनाने के लिए E1 को हमने रिफर्ड कर दिया, प्राइमरी साइड माइनस E1 हो गया, 180 अंश का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो देयरफॉर वो होगा। देन दिस वन इज़ I1 R1 हो गया। फिर यहाँ से 90 अंश, 90 यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप इसको समझिएगा कि ये 90 अंश ही है, 90 अंश ही है ये, ठीक। ये आपका JX1 R1 हो गया, ठीक, एंड JX1 I1 हो गया। देन इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ये आपका हो गया V1। तो ये आपका फर्स्ट कॉइल का फेज़र है, ये सेकंड कॉइल का फेज़र है। देखना फेज़र कितना गजब का है। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, 90 अंश का रोटेशन हमने लिया है, ये आपका रियल है, ठीक है, रियल लिया हुआ। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे लोड का वेरिएशन होगा, जैसे जैसे लोड का वेरिएशन होगा वैसे वैसे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि I1 R1 दैट्स मीन इज अ रजिस्टिव जो ड्रॉप है वेरी करेगा लोड वेरिएशन पे। लोड वेरिएशन पे आपका I2 वेरी करेगा, I2 वेरी किया तो आपका I1 डैश वेरी करेगा, और ये वेरी कर रहा था I1 वेरी करेगा, और I1 वेरी करेगा तो I1 R1 वेरी करेगा, एंड I1 X1 वेरी करेगा, उसके साथ साथ I2 R2 वेरी करेगा, एंड X2 I2 भी वेरी करेगा, ठीक है। इसका मतलब देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा कि हम ट्रांसफॉर्मर इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसका V1 E1 ये सब फिक्स रहे ना, क्योंकि V1 इज़ द बस बार का वोल्टेज है, E1 आपका जो EMF इंड्यूस होता है ट्रांसफॉर्मर में, और E1 डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द
अमाउंट ऑफ लोड ये केवल म्यूचुअल फ्लक्स पे डिपेंडेंट है जो कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। तो जब फाई एम कांस्टेंट है तो E1 भी कांस्टेंट होगा। दैट्स मीन, ध्यान समझिएगा कि अगर आपका जो पावर है यहाँ पे देखो, इस सर्किट का जो पावर है, यही बहुत केयर करिएगा, इस सर्किट का जो पावर है इसको हम लोग बहुत तरीक़ों से दिखा सकते हैं। इस सर्किट का जो पावर है दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द V1 E1 अपॉन X1। अगर हम लॉसलेस ले रहे हैं, अगर लॉसलेस नहीं रहे तो Z1 लिखेंगे, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल एंड साइन फाई 1, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑलवेज ट्रांसफार्मर को लॉसलेस मान के चलते हैं, तो कहते हैं कि V1 E1 अपॉन X1 साइन फाई 1। तो देखो, जब लोड बढ़ेगा पावर बढ़ जाना चाहिए, पावर दैट्स में इसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो ये तो फिक्स हो गया, V1 E1 फिक्स हो गया, X1 फिक्स हो गया, तो कैसे बढ़ेगा? देखो अपने आप दिख रहा होगा कि जैसे लोड बढ़ेगा तो इसकी भी लंबाई बढ़ेगी, इसके साथ साथ इस वाले की लंबाई बढ़ेगी, और जब इन दोनों की लंबाई बढ़ेगी, ध्यान से देखना, V1 का लेंथ तो वही है लेकिन इन दोनों के बीच का ये एंगल बढ़ेगा, और जब एंगल बढ़ेगा तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, फाई 1 से बड़ा और एंगल हो गया तो साइन का मान बढ़ेगा, और साइन का मान बढ़ेगा, दैट्स मीन पावर बढ़ गया। तो दिस वन इज़ अ तरीका है, दिस वन इज़ अ पैटर्न है कैसे ट्रांसफार्मर लोड को बैलेंस करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रजिस्टिव एंड इंडक्टिव ड्रॉप बदलेगा, चेंज होगा। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो V1 E1 के बीच का जो एंगल है वो बढ़ेगा, जिसको हम लोग पावर एंगल बोलते हैं। और पावर एंगल अगर बढ़ेगा तो 100% है जो आपका पावर है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर आपने पढ़ा है P बराबर E1 V1 अपॉन X1 साइन फाई 1। तो अगर फाई 1 बढ़ रहा है तो पावर का मान बढ़ेगा। ओके ओके, सेम एज सेकंड सर्किट में भी आप देखोगे यहाँ भी वही हाल होगा कि जैसे जैसे V2 वही रहेगा, फिक्स है, लोड टर्मिनल है, जैसे जैसे लोड बढ़ा होगा I2 बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ये बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेंगे, हेलो क्लियर हो रहा, तो वैसे वैसे आपका पावर भी काउंटर एमएमएफ से बैलेंस हो जाएगा, काउंटर एमएमएफ से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड देखो जो ये आपका बनेगा, दिस वन इज़ अ टोटल, इसी को कैलकुलेट करना भी फेजर डायग्राम से दिख रहा, दिस वन इज गिवन बाय द I2 Z2, दैट्स मीन टोटल impedance drop voltage drop at secondary। ऐसे यहाँ भी इसको फेजर को इसको मिला दे तो इम्पीडेंस ट्राइगन बनेगा, एंड दिस वन इज हो जाएगा I1 Z1, और दिस वन इज रिटर्न एज टोटल इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप एट प्राइमरी। ओके, तो इम्पीडेंस ड्रॉप भी दो फेजर डायग्राम से दिख जाएगा, लेकिन इनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए अभी हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा, और टेस्टिंग जब करेंगे तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूज़न हो फेजर डायग्राम में वो पूछ सकता है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है? इसका मतलब ये हुआ कि लोड बढ़ने घटने से ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ड्रॉप घटेगा बढ़ेगा, और सही में वेरिएशंस होता है। तो यही होता है जब आपके मोहल्ले में लोड बढ़ जाता है तो आपके घर में वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो फीडर्स में भी डाउन होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर भी थोड़ा बहुत होता है, सब में होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ड्रॉप जो उसकी रेटिंग लिखी रहती है उसको भी कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में देखते हैं, जिसका लिखा रहता है प्रतिशत इम्पीडेंस या परसेंटेज इम्पीडेंस लिखा रहता है, प्रतिशत प्रतिबाधा, या इसी को हम लोग पर यूनिट इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो ये भी अभी देखना हम कैलकुलेट कर लेंगे, ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है?
कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में आते हैं। अभी वो आपका सर्किट हमने ऑलरेडी इसके पहले बनाया था, पावर स्टेजेस भी उस पर दिखाया था, लेकिन अब इक्विवेलेंट बनाते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट से ही हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट संतोष कुमार, आपने लिखा सर E1 और E2 एक साइड क्यों लिए हैं? संतोष कुमार, E1 और E2 दोनों फाई से ही पैदा हुए हैं, फाई एम से पैदा हुए हैं, और दोनों 90 अंश लैग फ्रॉम द आपका फाई एम है, तो दोनों एक ही साइड में होंगे। ठीक है, दोनों एक ही साइड में होंगे। ओके, तो इसमें डाउट मत करिए, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें डाउट मत रखा करो कि क्यों वहाँ पे होगा, इसलिए होगा क्योंकि आपका ये फाई एम से ही पैदा हो रहा, दोनों E1 और E2 ही, और दोनों 90 अंश पश्चगामी हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। एग्ज़ाम विथ मी, गुड मॉर्निंग। तो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल पे आते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको पहले से बना दिया था मैंने, ये आपका कोर कंपोनेंट है, ये आपका बाइंडिंग का कंपोनेंट है। एक एक देखते चलते हम लोग, ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने इसकी एनालिसिस कर ली है। यहाँ पे E1 है, यहाँ पे X1 है, यहाँ पे R1 है। इमेजिनरी को आप इमेजिनरी से दिखाना चाह रहे हो तो वो भी दिखा सकते हो, J लगा लेना वहाँ पे। ठीक है, प्लस JX1 है अगर दिखाना चाह रहे हो, अगर वोल्टेज इक्वेशन लिखना चाह रहे हो। ठीक है, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो ये भी JX2 है, या नहीं दिखाओगे तो अंडरस्टूड रहता है कि वो इंडक्टेंस है और ये इमेजिनरी पैरामीटर है, तो वहाँ पे J लगा रहेगा। ये लोड है। ठीक, दिस वन V2 है, दिस वन इज I2 है, यहाँ पे E2 है, क्लियर है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे आपका I1 है, ये RE है, दिस वन XE है। नाउ इसका इक्विवेलेंट सर्किट दिखाना, सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाना है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि जो ये कोर कंपोनेंट दिस वन टू मच लेस दैन द इलेक्ट्रिकल, तो जो आपका बाइंडिंग है उससे इसका कंपोनेंट का मान बहुत कम है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट से नेगलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो लिख देते हैं नेगलेक्टेड द कोर कंपोनेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट मॉडल। इलेक्ट्रिकल सर्किट मॉडल बनाना है, कोर कंपोनेंट इज अ मैग्नेटिक सर्किट मॉडल है। ओके, तो दिस वन टू मच लो, बहुत कम है, बहुत कम वैल्यू है, तो देयरफॉर इसको क्या करते हैं हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब नेगलेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखना, आपका बन जाएगा लाइक दिस वन। ये आपका R1 X1, this one is a I1, this one is a V1, this one is a E1, this one is a E2, this one is a R2, this one is a X2, this one is a V2, here is the current is a I2 and this one is load। अब देखो
इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मॉडल बनाना है, तो इसको हमें जोड़ना है। देखो अब ये दोनों कपल करना है। दस मीन दिस वन फर्स्ट सर्किट, इस फर्स्ट सर्किट को हमें कपल करना है दिस वन सेकेंड सर्किट से, एंड सेम पावर को डिलीवर करना है। तो सेम पावर डिलीवर करने के लिए दस मीन इसको हमें कैस्केडेड में यूज़ करना पड़ेगा, और कैस्केडिंग तभी हो सकता है जब E1 इज़ इक्वल टू द E2। दस मीन जो वोल्टेज है वो सेम हो जाए एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी द सेम। तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेम है, ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी ही कहती है कि फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इन कैस्केडिंग करना है तो कैस्केडिंग या कपलिंग करना है तो पहले सर्किट का आउटपुट जो वोल्टेज है वो दूसरे सर्किट के इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाए। तो ध्यान से फिर से याद करिए, अभी इसके पहले ही हमने कहा कि सेकेंडरी पैरामीटर को रिफर करने का तरीका बताया, तो जैसे रिफर किया जाता है वही तरीका हम यूज़ करेंगे। तो तीसरे सर्किट में देखो हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि कैसे वो रिफर्ड हो रहा। तो देखो फिर से आपको दिखाई देगा, ये R1 है, ये X1 है, ये V1 है, यहाँ से I1 करंट आया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये सर्किट आपकी कपल्ड हो रही है, यहाँ पे E1 था, ठीक है, और ये हो जाएगा KE2, और KE2 इज़ इक्वल टू द E1। कल ही आपने पैरामीटर रिफर्ड करना सीखा है। उसके बाद ये R2 था, R2 आपका अब रिफर्ड हो रहा है प्राइमरी साइड, तो R2 स्क्वायर हो गया था, याद करिए, K स्क्वायर R2 हो गया था, सॉरी K स्क्वायर R2 हो गया था, K स्क्वायर R2 हो गया था। एंड इंडक्टेंस भी रिफर्ड हुआ था, तो ये हो गया था K स्क्वायर X2 हो गया था। एंड करंट भी रिफर्ड हुआ था, तो I2 अपान K हो गया था, एंड I2 अपान K इज़ इक्वल टू द आपका I1। और लोड का वोल्टेज भी रिफर्ड हुआ था, कि या लोड का वोल्टेज रिफर्ड नहीं करते हैं, वहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं वो V2 है, तो उसको V2 ही लिखते हैं। ओके, तो दिस वन इज़ अ V2। तो देखिए ऑल द पैरामीटर्स रिफर्ड हो गए। अब यहीं पे कपलिंग हो गया, कपलिंग होगी, कैस्केडिंग हो गया। और कैस्केडिंग पॉसिबल तभी है जो हमें पावर या एनर्जी ट्रांसफ़र करना होता है, और एनर्जी या पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस कंडीशन में बोला गया कि फर्स्ट सर्किट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फर्स्ट सर्किट इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंड सर्किट। जब तक ये नहीं होगा तब तक कैस्केडिंग नहीं हो पाएगा। अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, ठीक है। तो देयरफॉर में पोलरिटी जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो कपलिंग भी नहीं हो पाएगा। अब देखो हमें दिखाई देना होगा, अभी तक हमें ना तो सीरीज़ दिख रहा था ना तो पैरेलल दिख रहा था, हमें कैस्केडेड कनेक्शन दिख रहा था। लेकिन बट अब आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब करंट सेम हो गए हैं तो हम कहते हैं कि जहाँ वोल्टेज सेम होता है हम कहते हैं वो पैरेलल में जुड़ा है, और जहाँ करंट सेम होता है वहाँ पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं कि सीरीज़ में जुड़ा है। तो देखो R1 और K स्क्वायर R2 ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं, तो टोटल सीरीज़ में एडिटिव नेचर होता है। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें दिखाना हो ट्रांसफार्मर का, दिस वन रिटर्न एज R1 प्लस K स्क्वायर R2। ऐसे ही टोटल इंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट, सीरीज़ में ये भी है तो सीरीज़ में इंडक्टेंस भी एडिटिव नेचर का होता है, तो K स्क्वायर X2 हो गया। यहाँ से करंट I1 है एंड दिस वन इज टर्मिनल वोल्टेज V1 है। अब यहाँ पे आपका लोड है और लोड के क्रॉस का वोल्टेज हमने V2 माना है, ये V2 है, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I2/K है, और ये इक्वल टू द I1 ही है, ठीक है। तो ये और सिंप्लीफाइड सर्किट मॉडल बन गया, ठीक है। एंड देखो इसमें आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और इंडक्टेंस भी दिख रहा है, तो इन दोनों के सम को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। तो I1 प्लस इनको हम लोग लिख लेते हैं R01 इक्विवेलेंट, और X1 प्लस K स्क्वायर X2 को हम लोग X01 मान लेते हैं। X01 का मतलब है कि सेकेंडरी रिफर्ड हुआ प्राइमरी साइड, अगर R02 लिखते हैं तो प्राइमरी रिफर्ड टू द सेकेंडरी साइड। तो जब हमने प्राइमरी साइड में रिफर्ड किया है तो R01 सफिक्स यूज़ करेंगे और X01 सफिक्स यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट इसका सिंप्लीफाइड मॉडल हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा
इम्पिडेंस इसी में ले लेते हैं, इंडक्टेंस भी इसी में ले लेते हैं, और ये हो गया Z 10 या ZT ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस, और ये हो गया V1, और ये आपका I1 यहाँ से करंट चला है, और ये आपका I2/K है, एंड दिस वन इज़ अ लोड है। तो अपने आप आपको देखिए सर्किट से दिख रहा होगा कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसफार्मर में होगा वो उसके इम्पीडेंस पे ही होगा। तो इसका मतलब इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप आपको पता करना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक हम बता ही नहीं पाएंगे ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना शॉर्ट सर्किट होने पर करंट फ्लो होगा, कितना रेगुलेशन होगा, ये सब पता नहीं चलेगा। कितना परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर का अच्छा मिलेगा, ख़राब मिलेगा, ये सब इवेल्युएट करना है। तो अब इस पर्टिकुलर सर्किट का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस, रेगुलेशंस, ये सब कोई भी चीज़ हम इवेल्युएट या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू। Every single day